साल 2022 ने राजनीति के पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे दो राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखा जहां पर विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूँ और सेवा के काम जनता के लिए करते आ रहे हैं, तो कोई इनकम्बेंसी इससे दिखती है। 2022 का वर्ष भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व संकेत देके गया। युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं। नमस्कार। 2022 की अहम राजनीतिक घटनाओं पर आधारित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2022 गुजरने को है। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों के नतीजे ने नए भारत के नई राजनीति का संकेत दिया। केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी ने अपनी नीतियों से जहां पार्टी के जनाधार को और विस्तार दिया, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करते दिखे। कैसा रहा राजनीतिक दलों के लिए 2022 और कौन सी घटनाएं सबसे अहम रहीं इस साल, हम इस पर बात करेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन सबसे पहले बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों की। साल 2022 के आते ही देश की राजनीति का सफर आगे बढ़ चला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों का शोर सुनाई देने लगा था। राजनीतिक कयासबाजियों का दौर तेज हो गया था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च के महीने में मतदान हुए। 8 मार्च को जब जनता का फैसला सामने आया, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अधिक समय बाद कोई पार्टी और मुख्यमंत्री 5 साल शासन में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर गया। योगी आदित्यनाथ ने फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति के पटल पर कई प्रतिमान गढ़े जा चुके थे और कई ध्वस्त हो चुके थे। सपा को हालांकि 2017 के मुकाबले ज्यादा विधानसभा सीटें मिली, लेकिन यूपी की सत्ता में फिर से आने का सपना धरा का धरा ही रह गया। बसपा और कांग्रेस महज खाता खोलने तक ही सीमित रह गई। आम आदमी पार्टी का कोई असर यूपी के चुनाव में नहीं दिखा। यूपी के नतीजों ने दिखाया कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को जनता का भरपूर समर्थन फिर से हासिल हुआ है। वहीं उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी टूट गई। बीजेपी को राज्य की जनता का फिर से समर्थन हासिल हुआ, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि राज्य की राजनीति में दिग्गज माने जाने वाले कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव हार गए और साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी भी। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने धामी पर भरोसा बनाए रखा और पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों आयामों को छुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा 34 वर्ष बाद पुनः मुख्यमंत्री रिपीट हुए हैं
और उत्तराखंड में तो ये कहते थे एक बार बीजेपी कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस। लेकिन वहाँ की जनता ने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाला दशक होगा तो उत्तराखंड का होगा, और प्रधानमंत्री भी विश्वास किया, साथ साथ वहाँ के विकास कार्यों पे भी मोहर लगाई। लगातार 2022 से एक बहुत सुनहरा काल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनका विश्वास जीता है, जनता का विश्वास जीता है। पंजाब में आए चुनावी नतीजों ने भी कई दिग्गजों को धूल चटाई। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट हार गए। विपक्षी अकाली का भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। पार्टी के दोनों दिग्गज प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अपनी अपनी सीट से चुनाव हार गए। दूसरी ओर कांग्रेस से बगावत कर चुनावी किस्मत आजमा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से चुनाव हार गए। पंजाब की जनता ने नए दल आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया और भगवंत मान की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। हालांकि पंजाब में सत्ता संभालने के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा छोड़ी गई लोकसभा सीट संगरूर पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। गोवा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही निराश किया। नतीजे बीजेपी के लिए खुशियों भरे रहे। जहां प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की, तो मणिपुर में भी सत्ता की कमान भाजपा के खाते में आई। चुनाव के बाद एन वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता की कमान संभाल ली। साल 2022 ने ऐसे दो राज्यों में सत्ता परिवर्तन देखा जहां पर विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए थे। एक राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही रहा, लेकिन उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सहयोगी बदल गए। तो वहीं दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ नए समीकरण भी देखने को मिले। बिहार और महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन ने देश की राजनीति पर भी खासा असर डाला है। साल 2022 में दो ऐसे राज्यों में भी सत्ता बदल गई जहां विधानसभा चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन राज्य की सत्ता का या तो चेहरा बदला या गठबंधन। नए गठबंधन बनने और पुराने टूटने के चलते नई सरकारें बनी। महाराष्ट्र में जून महीने में राजनीति ने ऐसी करवट ली जिसकी कल्पना ही शायद कभी नहीं की गई थी। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई। नतीजा, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। 5 जुलाई को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली। ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगीन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। असली शिवसेना कौन है, इसे लेकर खूब विवाद जारी है और मामला कोर्ट और चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचा है। तीर कमान सिंबल को उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों के लिए चुनाव आयोग ने फ्रीज कर दिया है। कुल मिलाकर 2022 में महाराष्ट्र की सत्ता में फिर से बीजेपी साझेदार बनी। हालांकि इस बार बीजेपी का उप मुख्यमंत्री बना और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। 2022 में बिहार की राजनीति भी सुर्खियों में बनी रही। सत्ता में अपने साझेदार बदलने के खेल में माहिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सफर तो जारी है, लेकिन राज्य की राजनीति में सारे समीकरण इधर से उधर हो गए। जेडीयू और आरजेडी ने फिर से गठबंधन कर लिया। तमाम छोटे दल भी साथ आए हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी राज्य में सत्ता में साझेदार से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। जो बिहार की स्थिति उभर के आई है, अब सभी पार्टियों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना पड़ेगा, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। अब बीजेपी बिहार के राजनीति में केंद्र बिंदु है, ये स्पष्ट है, जैसे पूरे भारतवर्ष में। हालांकि नीतीश कुमार अपनी छवि को बचाने के लिए 2022 में जूझते रहे। साल 2024 लोकसभा चुनावों के पीएम पद के दावेदार के तौर पर उनकी महत्वाकांक्षा भी खुलकर सामने आई है। वो अलग बात है कि पार्टी में भी पहली बार नीतीश के बयानों और फैसलों को लेकर असहजता दिखी। बिहार में हुए कोढ़नी उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन के सभी लोगों के साथ आने के बावजूद बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जिससे राज्य की राजनीति को लेकर नए संकेत मिल रहे हैं।
जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। साल 2022 में कई अहम सीटों पर उपचुनाव भी देखने को मिला। इन उपचुनावों के नतीजों ने कई अहम संकेत दिए। क्या रहे उपचुनाव के नतीजे के संकेत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2022 में देश भर में अलग अलग जगहों पर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट खाली करने के कारण हुए आजमगढ़ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी मानी गई। प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच रही है, उसी की देन है कि हम जहां भी चुनाव में जा रहे हैं वहां प्रचंड जीत हासिल हो रही है। बाद में आजम खान की सदस्यता के चलते रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई। हालांकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट बचाने में सपा कामयाब रही। सपा ने अपने पुराने फैसले से उलट फिर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा तो जीत दर्ज करने में वे सफल रही। साल 2022 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी संपन्न हुए। आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पद संभाला। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का लोकतंत्र सबसे विशाल तो है ही, उसकी जड़ें भी कितनी गहरी हो चुकी हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। इस साल 25 जुलाई की तारीख भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर दर्ज हो गई, जब देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिली। ओडिशा के सुदूर गांव से देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने तक की द्रौपदी मुर्मू की ये यात्रा एक तरफ प्रेरणा से भरी हुई है तो दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र ने दिखाया कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे आज देश की सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी महिला आसीन है। यही हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और हमारी आदिवासी समाज के प्रति प्रतिबद्धता प्रतिफलित करती है। 2022 में ही जगदीप धनखड़ के तौर पर देश को नए उपराष्ट्रपति मिले। किसान परिवार से आने वाले धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। कानून की गहरी समझ रखने वाले जगदीप धनखड़ का वकील के तौर पर प्रैक्टिस का लंबा अनुभव भी रहा है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। साल के आखिरी महीने में हिमाचल और गुजरात के चुनावी नतीजे आए। हिमाचल में चुनाव बाद सत्ता बदलने का रिवाज जारी रहा, तो वहीं गुजरात के नतीजों ने नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और पार्टी के मजबूत संगठन के बल पर गुजरात के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। बीजेपी का 27 वर्षों से चला आ रहा सत्ता का सफर बदस्तूर जारी रहा। साल के आखिरी महीने में 8 दिसंबर 2022 को गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आए। 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रही बीजेपी का गुजरात में सत्ता का सफर न केवल जारी रहा बल्कि गुजरात के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत भाजपा के खाते में रही। 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 156 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है। भूपेंद्र पटेल ने फिर राज्य की कमान संभाल ली। गुजरात की जीत का जश्न दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर दिखा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन भी दिया। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। गुजरात की सबसे बड़ी जीत जो है वो एक पूरे साल की ही नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक की बड़ी घटनाओं में शामिल है। 7वीं बार किसी सरकार का, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से दोबारा चुने जाना, और ऐसी सरकार जिसके दौरान लगातार प्रदेश ने बेहतरी ही की है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता और राज्य में मजबूत भाजपा के संगठन को माना गया है। हालांकि जब संसद परिसर में पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा था, तब पीएम मोदी ने गुजरात की जीत का श्रेय राज्य बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विशेष तौर पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल को दिया। प्रो इनकम्बेंसी एक तो जनता के कार्य करने के लिए होता है, और जब वोटर हमें फिर से बाहर आके एक उत्साह से वोटर कब वोट करता है, जब उसको लगता है कि हमारा अच्छा काम हुआ। जब कार्यकर्ता हर कोई समानता के रूप से कार्यकर्ता होता है तो जीत ऐसी ही ऐतिहासिक होती है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूँ और सेवा के काम जनता के लिए करते आ रहे हैं, तो प्रो इनकम्बेंसी इससे दिखती है। हालांकि 8 दिसंबर को आए नतीजों में हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने में सफल नहीं हो पाई। कड़े मुकाबले में कांग्रेस को राज्य में बहुमत हासिल हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दिसंबर महीने में तवांग में हुई घटना खूब सुर्खियों में रही। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और सेना के शौर्य और पराक्रम की खूब प्रशंसा की। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की।
सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा को लेकर गतिरोध बना रहा, जिसका असर शीतकालीन सत्र में देखने को मिला। चुनावी हार जीत से इतर कुछ खबरें 2022 में सुर्खियों में रही। दिसंबर महीने में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना की अवैध घुसपैठ का मामला दिसंबर में खूब सुर्खियों में रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में ये मुद्दा छाया रहा। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए साफ साफ कहा कि चीन की सेना को उनकी पोस्ट पर वापस भेज दिया गया है। इस घटना में कोई भी भारतीय सैनिक न तो गंभीर रूप से घायल हुआ है और न ही किसी की मौत हुई है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद चर्चा की मांग को लेकर संसद में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। विदेश मंत्री ने भी एक विधेयक के जवाब में कहा कि किसी भी दल को सेना को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सवाल नहीं उठाने चाहिए। बहरहाल तवांग में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सेना ने वीरता से चीन की सेना को पीछे भेजा और सरकार ने साफ संदेश भी दिया कि भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। 2022 में शराब से जुड़े मुद्दे काफी चर्चा में रहे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शराब घोटाले पर आरोपों को लेकर बैकफुट पर नजर आई। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया, तो वहीं बीजेपी ने आरोपों की बौछार कर दी। बिहार में साल के अंत आते आते दिसंबर महीने में छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों ने नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर जब किसी राज्य में शराबबंदी लागू है तो वहां पर शराब कैसे मिल रही है, और वो भी जहरीली शराब। 2022 में शराब से जुड़े मुद्दे भी खूब चर्चा में रहे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगे। एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। नई शराब नीति को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कई बार पूछताछ की। मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 भी बनाया गया। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब नीति को लेकर खूब सवाल किए। उधर दिल्ली की ही जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज कराते वीडियो सामने आए। बाद में पता चला मसाज करने वाला कैदी दुष्कर्म का आरोपी है, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दिसंबर महीने के बीच में ही बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। जब किसी राज्य में शराबबंदी है तो उस राज्य में आखिर कैसे शराब मिल रही है। शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब से मौत को लेकर नीतीश कुमार घिरते नजर आए। बिहार सीएम नीतीश के बयानों से भी शराब नीति और जहरीली शराब का मुद्दा तूल पकड़ता गया। भाई छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार 15 को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारे अनुसार 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है बिहार के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर, और सरकार आंकड़ा दे रही केवल 23 लोगों की मौत हुई। तो कोई इन आंकड़ों पर भरोसा करेगा क्या? साल 2022 कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए कैसा रहा, ये जानना भी जरूरी है। केंद्र के साथ साथ तमाम राज्यों में सत्ता में काबिज बीजेपी हो या फिर कई चुनौतियों को झेल रही कांग्रेस। इसके अलावा 2022 में आम आदमी पार्टी की भी खूब चर्चा रही। तो कैसा रहा 2022 में इन 3 राजनीतिक दलों का सफर? 2022 में अगर कांग्रेस पार्टी के सफर पर नजर डालें तो कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगे। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, वहीं महाराष्ट्र में भी साझा सरकार बनी नहीं रह पाई। इसके साथ ही पार्टी को लंबे अरसे तक राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल जैसे नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ा। दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने नए दल का गठन किया है, वहीं पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़ सपा के समर्थन से राज्यसभा का दामन थाम लिया।
कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस साल कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष का विधिवत चुनाव प्रक्रिया के बाद चयन किया। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी नेहरू गांधी परिवारों के इशारों पर चल रही है। ये सवाल तब और गहरा जाते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी बने हुए हैं। जाहिर है कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। 2022 में ही कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के गिरते जनाधार को रोकने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। वहीं बीजेपी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कांग्रेस नहीं बल्कि राहुल गांधी की खुद की छवि को ठीक करने का है। साल 2022 खत्म होने की तरफ है और नया साल का इंतजार सभी को उत्साह के साथ है। 2022 के राजनीति के सफर पर नजर डालें तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल बरकरार दिखी बल्कि उसमें इजाफा ही देखने को मिला। भले ही हिमाचल के चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा तोड़ने में भाजपा सफल नहीं रही, लेकिन मार्च में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और फिर दिसंबर में गुजरात की ऐतिहासिक जीत से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर 2022 में भाजपा का सफर सरपट आगे बढ़ता रहा। वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता हासिल हुई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी आपको जीत हासिल हुई। हालांकि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में आम आदमी पार्टी को झटका लगा और पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो देश की राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने का सिलसिला 2022 में भी जारी रहा। साल के शुरुआती महीनों में पंजाब में हार के साथ ही एक और राज्य से सत्ता चली गई। महाराष्ट्र में पार्टी की साझा सरकार भी चली गई। हालांकि 2022 के आखिर में हिमाचल चुनाव में जीत जरूर हासिल हुई, जो 2022 में कांग्रेस के लिए एकमात्र राहत भरी खबर रही। 2022 का संदेश साफ है कि जनता जनार्दन है और जो भी राजनीतिक दल नए भारत में जनता की नब्ज को सही तरीके से समझेगा, सत्ता की बागडोर उसी दल के हाथ में रहेगी। 2022 का वर्ष भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व संकेत देके गया। प्रारंभिक महीनों में हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत देखी और करीब करीब वैसे तो 40 वर्ष और यदि 1985 को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो 50-55 वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी दोबारा लौटती हो, और इसलिए वो ऐतिहासिक विजय थी। और अंतिम महीनों में हमने गुजरात में ऐतिहासिक विजय दर्ज की, तो ये दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़े युगांतकारी परिवर्तन का सूत्रपात 2022 से हुआ है। हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साल 2022 ने राजनीति के पटल पर गहरी छाप छोड़ी है। 2022 ने एक बार फिर से साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल बरकरार है बल्कि उसमें बढ़त ही देखने को मिली है। कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर विपक्षी दलों ने जरूर मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन 2024 के महासंग्राम से पहले बीजेपी के बढ़ते जनाधार ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। राजनीति पर आधारित इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।